नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है 17 मार्च को जो प्रस्तावित पेपर है यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, उसके लिए आप लोगों ने मेरे ख्याल से तैयारी चालू कर दी होगी। तैयारी चालू करने की बात नहीं है, अब तो यहाँ पर जी जान से जुटने की बात है, क्योंकि अब दोस्तों महज जो है 18-19 दिन का समय और बचा है। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में जो है यहाँ पर आप लोग को समान अध्ययन की पहली जो आपका पेपर होता है उसकी प्रैक्टिस क्लासेज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, उसको डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा कि क्या प्रश्न कैसे आ रहा है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहां आपको सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ यहाँ पर सभी विषयों की जो है एक जगह पर क्लासेस देखने को मिल रही है। तो इसके लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें दोस्तों। तो चलिए इस समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास में। तो पहला प्रश्न यहां पर रहा, ये रहा पहला प्रश्न, पढ़िए। चलिए यहां पर कह रहा है कौन सा जो है सत्य है। यहां पर कह रहा है कि स्कीम था, वो स्कीम का नाम कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, 4 ऑप्शन में से बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीएम ग्रिड योजना, यानी कि डी। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि इसमें सरकार ने यह कहा था कि हम सड़क से संबंधित सभी जो है सुविधाओं को प्रदान करेंगे। जी भैया, उसके लिए ये योजना लाई गई थी और इसमें जो है करीब 2023-24 के लिए 500 करोड़ रुपए, कितने 500 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए आवंटित किया गया। कितना 500 करोड़ रुपए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्कीम्स के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी जो है कितना आवंटन किया गया बजट में, उसको जरूर जानना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न वहां से कई बार आपके जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें देखो इसमें अभी पहली फेज में, इसे दरअसल 2 फेज में लागू किया जाएगा। 2 फेज में लागू करने में पहले फेज में केवल जो आपके 17 नगर निगम, आपको पता ना आपके यूपी में कुल 17 नगर निगम है, तो उसको पहले फेज में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज में आपके जो नगर पंचायत और उसके जो उससे छोटे हैं, नगर पंचायत सबसे छोटा, उसके ऊपर क्या नगर परिषद, फिर नगर निगम आता है, तो उसको जो है यहां पर सेकंड फेज में क्या, पहले फेज में क्या आपके नगर निगमों को क्या है सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर इसका क्या है, यहां पर अगला प्रश्न है एक सेकंड, हाँ, कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी। चलो बताओ, पीएम प्रणाम योजना, विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना या फिर मिष्टी योजना। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। यहां पर पूछ रहा है कौन सा स्कीम था जिसके अंतर्गत यहां पर किया गया था। तो भैया देखो आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा, विश्वकर्मा योजना, जो आपको 17 सितंबर 2023 को जो है क्या शुरू किया गया था। देखिए अगर आप यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई भी योजना देखिए उसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये योजना किस तारीख को चालू की गई थी, ये योजना राज्य की है या केंद्र की है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज की इसका कितना आवंटन जो है इस बार किया गया है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप योजना पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में तो थोड़ा जानेंगे ही, लेकिन ये 3 ऐसे पॉइंट है जो आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वहीं से डायरेक्ट प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत यह था कि इसमें जो है सरकार क्या देगी, प्रशिक्षण देगी, और प्रशिक्षण देते हुए भी आपको पैसा देगी, जो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिए जाने थे। 1 महीना आपको क्या प्रशिक्षण कराया जाता, 15,000 रुपए जो है आपको इसके अंतर्गत मिलते और प्रशिक्षित भी आपको किया जाता। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भविष्य में ये भी कहा था कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो आपको 5% की दर पर आपको 3 लाख तक का जो है लोन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कितना, 3 लाख तक का लोन 5% की दर से। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 में CSIR एंड NBRI ने लोटस की, जी भैया लोटस होगा, लोट्स नहीं लोटस होगा, कि कौन सी किस्म लॉन्च की। तो आप एक समझ जाइए कि जो भी आप कहेंगे वो एक लोटस है, यानी क्या है, कमल है। कमल की एक प्रजाति है जो क्या है विकसित की गई है, और किसने विकसित की है, CSINBRI ने। NBRI का फुल फॉर्म क्या होता है, वो यहाँ पर नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CSIR आप जानते हैं कि हमारे जो है देश की जो आपके तमाम चीजों की रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जो रिसर्च होती हैं, उसकी ये प्रमुख संस्था। इसके अंतर्गत कई जो है अलग अलग, जैसे पौधों से अलग, जंतुओं से अलग, अन्य विषयों के लिए इसकी शाखाओं के रूप में वो काम करते हैं।
तो यहाँ पर उसका सही जवाब क्या है, नमो 108। जी भैया, ये नमो 108 जो आपके लखनऊ NBRI में विकसित किया गया है, इसमें जो 108 पंख है, कितने 108 पंख है कमल के, और इसका जो नामकरण किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, उनको जो है क्या डेडिकेट करने के लिए ये नामकरण किया गया। ठीक है, समझ जाइए। अब देखिए पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया, कैसे, नमो, ठीक है, 108 कमल है, कमल किसका, बीजेपी जी का क्या है, चुनाव चिन्ह है। ठीक है, क्लियर, आप लोग समझ के। और लखनऊ में आपको पता है NBRI का मुख्यालय। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है, चलिए जवाब दीजिए, कौन सा भैया इसका नवीनतम सदस्य बना, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो यहां पर आपको पता है कुल जो है कितने बने थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर कुल जो है 5 सदस्य नए बने थे, जो ब्रिक्स की क्या लिए थे, मेंबरशिप लिए थे, और उनमें नाम क्या था भैया, देखो पहले तो देखो, एक तो आपका UAE था, तो UAE आपका हो गया, फिर आपका कौन सा, सऊदी अरबिया था, सऊदी अरबिया था, फिर कौन सा था, इजिप्ट था, फिर आपका कौन सा था भैया। तो यहां पर देखो कि सारों के जो सारे नाम दिए थे, पांचों नाम जो आप देख रहे हो, मिस्र, इजिप्ट, और मिस्र इजिप्ट एक ही होता है, इसीलिए मैंने नाम लिया, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, ईरान और सऊदी अरब। तो यहां पर पांचों ने जो है इसकी क्या है, अप्रूवल ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि 69वें 69, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के रूप में कौन जीता। देखो अभी ROR का एग्जाम हुआ था, उसमें देखो इससे प्रश्न आया था, इस पुरस्कार से संबंध में प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, अल्लू अर्जुन। जी भैया, आपको पता है झुकेगा नहीं साला वाला जो मूवी था वो अल्लू अर्जुन का ही था, और क्या नाम था उसका, पुष्पा, उसका दूसरा पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो किसको, अभिनेत्री का पूछा जाए किसे दिया गया था। जी भैया दोस्तों, आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों को आप जानते ही होंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लड़के होंगे तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि उम्मीद करता हूं कई लोग तो जो है उनकी मूवी देखने छोड़ते नहीं होंगे। HS परडे, ठीक है, HS परडे ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता, बताइए कौन सा पदक जीता है, जवाब दीजिए। BWF, जी भैया बैडमिंटन से संबंधित है, विश्व बैडमिंटन जो है फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, और इसमें कोई भी पदक आप जीत जाओ बहुत बड़ी बात होती है। खैर पूरे टूर्नामेंट में केवल पुरुषों के सिंगल्स में जो है HS परडे ने जीता, बाकी किसी में किसी ने नहीं जीता था। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था इसमें, और उससे बड़ी चीज क्या है कि ये 5वें भारतीय बने थे जिन्होंने जो है पदक इसमें जीता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हुआ कहां था, तो भैया ये आपके हुआ था कहां, डेनमार्क में हुआ था, ये आपको नहीं बोलना। ठीक है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। डेनमार्क आपको पता है ना, यूरोप देश का यूरोपीय देश है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि SCRDA, क्या नाम है, SCRDA, इसका देखो आपको नाम पूरा आगे दिया गया है, का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां होगा। ये होगा यहां पर भविष्य की बात की जा रही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आप समझिए, इसका तो एक मुख्यालय बनाया जा रहा है, उसके अलावा जो आपके अन्य जिले होंगे उनमें भी जो है इसके रीजनल ऑफिसेज बनाई जाएंगी। तो भैया इसका मुख्यालय आपके लखनऊ में होगा, और इसके हर जिले में इसके रीजनल ऑफिस भी बनाए जाएंगे। ठीक है डियर, समझ गए, रीजनल ऑफिसेज भी आपके बनाए जाएंगे। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि यहां पर कथनों पर विचार करना। पहला कथन ये दिया है, दूसरा कथन ये दिया है, बताओ इनमें से कौन सा सही है। ऐसे प्रश्न आप देख रहे होंगे, ROR एग्जाम दिए थे, ऐसे प्रश्न आए थे, बतेरे आए थे। बतेरे का तात्पर्य होता है बहुत से। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या, केवल एक, या फिर एक दो, या केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अभी कुछ लोग तो पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, क्या आवंटन इतना किया गया था कि नहीं। देखो मैंने बताया था ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। देखो हूबहू आपको जो मैं क्लास करा रहा हूं, आप पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वो प्रैक्टिस कराई जा रही है कि अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, 50 प्रश्न, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न कितने भी कर रहे हैं, आपको पूरा पेपर का ही यहां पर पैटर्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, जैसे अभी ROR के द्वारा UPPSC ने हमको बताने की कोशिश की है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, पहला और दूसरा दोनों। ये कि इसमें क्या है ना, अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है आपके उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर केवल वेदर स्टेशन है, यहाँ पर और जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक रेन भी लगाया जाएगा, जो करीब आपको कितने 2000 ऑटोमेटिक रेन लगाए जाएंगे, जो ये देखेंगे कि कितना जो है क्या है, कितना बारिश हुई है। ठीक है, ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार, जी भैया डॉपलर वेदर रडार भी आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आपका क्या है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, झांसी है। इन 4 जगहों पर ये क्या है, वेदर रडार भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ जो इस क्लास को अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है थैंकल रतन क्राफ्ट। जी भैया ये एक क्राफ्ट है, इस एक किस राज्य से है जिसे जो है क्या जीआई टैग प्रदान किया गया, बताइए। जीआई टैग आपको पता है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बताता है कि ये वहां के लिए बहुत ही क्या महत्वपूर्ण चीज है, और केंद्र सरकार द्वारा योजना लाई गई थी जिससे उसे एक अच्छा पहचान मिल सके, उसकी बढ़ोतरी हो सके, और साथ ही साथ क्या उसे विश्व पटल पर भी पहुंचाया जा सके। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या तमिलनाडु जवाब दिया है वो सही कल है। ठीक है, आपको मैं बस इतना कहूंगा, एक बार जाकर के इसकी कलाकृतियों को जो है जब आप क्लास करिए उसके बारे में आपके मन में क्या प्रश्न उठे, तब यकीन मानो अगर आप क्या प्रश्न को जिस दिन सॉल्व करते हुए पढ़ोगे उस दिन यकीन मान लो तुम अपने आप को दूसरों से आगे करोगे। क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, क्या को ढकेल देते हैं किसी कोने में और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो क्या को भूल जाते हैं कि ये क्या के चक्कर में 4 चीजें वो और जानेंगे जब वो उसको पढ़ने जाएंगे। लेकिन यही चीजें क्या को जरूर जानो, मैंने इतनी चीजें बता दी ज्योग्राफी, लेकिन ये आपके दिमाग में है तो इसे आप खुद से भी ट्राई करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप बताइए क्या होगा। खेलो इंडिया वुमेन लीग, जी भैया ये एक जो है टूर्नामेंट होता था जो क्रिकेट से संबंधित है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है बताइए। अस्मिता वुमेन लीग, क्रिकेट ग्रेट वुमेन लीग, इंडियन वुमेन लीग या सुपर वुमेन लीग। तो पहले तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो है किस खेल संबंधित है, उसके बाद बताइए इसका मतलब, इसमें बेसिकली क्रिकेट ही होता, माफ करेगा। मतलब ये था जो ये वुमेन का खेल होता था, इसमें कई खेलों को शामिल किया गया था, माफ कर मैंने क्रिकेट बोल दिया हो तो ठीक, इसमें कई खेलों को शामिल किया गया था और इसका नामकरण चेंज किया गया, इसका नाम अब बदल के अस्मिता रख दिया गया। जी भाई अस्मिता वुमेन लीग। और अस्मिता वुमेन लीग रखने का मेन कारण है कि जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि इसको नामकरण करने का पीछे है कि हम जो है इससे ये बताना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान जैसी चीजों को बताना चाहते, तो अस्मिता से उन्होंने जो है इसको नाम दे दिया। अस्मिता का अंग्रेजी में होता है अचीविंग, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, अंग्रेजी में इन्होंने अस्मिता को क्या बोला है जो फुल फॉर्म निकल के आया, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता क्या है। ए फॉर अचीविंग, एस फॉर क्या स्पोर्ट्स, एम फॉर क्या है माइलस्टोन, और क्या माई, आई फॉर इंस्पायरिंग। ठीक है, फिर डब्ल्यू यहां पर गायब है, इंस्पायरिंग मूवमेंट थ्रो एक्शन। ठीक है, थ्रो एक्शन तो क्या है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग मूवमेंट थ्रू एक्शन। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताइए। बहादुर शाह, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, बाज बहादुर, बताइए किस जगह से क्या इनका संबंध था या नहीं। तो आप अगर कुछ चीजें देख रहे होंगे तो रजिया सुल्तान तो आपको बिल्कुल ही करेक्ट लग रही होंगी, उसके बाद बाज बहादुर मालवा आपको लग रहे होंगे। अब आपके दिमाग में ए और बी में क्या गलत हो सकता है, तो जो गलत है वही सही है। जी यहाँ पर बी सही है क्योंकि ये अहमदनगर से थी। जी भैया चांद बीबी जी अहमदनगर से थी और ये जो है आदिल शाह प्रथम की क्या है बीबी थी, और इन्होंने जो है अपने बेटे के जो है उनके कार्यकाल के दौरान राज्य सत्ता इन्होंने ही संभाली थी क्योंकि उनका बच्चा माइनर था। ठीक है, अहमदनगर से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चले यहां पर बताइए, यहां पर है पहला कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा, ठीक है ये है, और मनसबदारों का चयन होता था। चले ए बी सी डी बताइए क्या सही होगा, आराम से पढ़िए जवाब दीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपको 30 सेकंड के अंदर यह प्रश्न कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार। आपको एक चीज पता है कि नहीं, मनसबदारी व्यवस्था आपको 1571 में अकबर जी द्वारा क्या है स्थापित की गई थी। और मनसब देखा जाए तो मनसब भैया आपका अरबी शब्द है, मनसब क्या आपका अरबी शब्द है, और ये अरबी शब्द का अर्थ क्या होता है रैंक या स्थिति होता है। ठीक, क्या होता है रैंक या स्थिति होता है। ठीक है, और ये क्या होता था
आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो है ये सैन्य संबंधित होता था या फिर जो है क्या सिविल सर्विस से संबंधित होता था। सिविल मतलब जो जैसे आपके जो आज की डेट में पुलिस हो गई सब, सॉरी जो आपके क्या नाम है ये अधिकारी लोग हो जाते हैं जो विभिन्न विभाग में बाबू हो जाते हैं, डीएम हो जाते हैं, एसडीएम हो जाते हैं, सिविल सर्विसेज वाले होते हैं। ठीक है, से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्या सिविल संबंधित या फिर दोनों या अलग मान लो, उल्टा सीधा चलता है, इनका स्थानांतरण भी हो सकता था। मतलब सिविल वाले सैन्य में जा सकते थे और सैन्य वाले सिविल में आ सकते थे। ये भी बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम लोग में नहीं होता, हम लोग को लगता नहीं होता, नहीं होता था तब। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब क्या बी दिया है वो सही कर ले। दोनों करण सही है लेकिन वो स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो भैया यहां योग्यता के आधार पे होता था, ना कि वो है जैसे हमारे यहाँ पर हेरिडिटरी, हेरिडिटरी माने कि मतलब आपके पद के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर नहीं होता है कि आपके पिताजी ने किया तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं था। पहले होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको जब लाया गया उसमें इस चीज को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, समझ के चलो। और आपको अगर मनसबदारी पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत 3 चीजें होती थी, फिर इसमें जाट सवार होते थे और उसके बाद उसमें भी 3 तरह का क्लास होता था और इनमें अधिकतम जो है 5000 तक का जो है कितना 5000 तक का जो है यहां पर आपका हो सकते थे और शुरुआत 10 से होती थी और 10 के अनुपात में ही क्या इनकी संख्या चलती थी। ठीक है, दशमलव आधारित प्रणाली भी थी, आपको ये सब चीजें पता होंगी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आमिर, देखो उसमें जो है आपका क्या नाम है अमीर उल अमरा। ठीक है, मैं मनसबदार के बाद अमीर उल अमरा और उसके बाद आपका 2 और अमीर उल कबीर और अमीर, जी भैया 3 थे। ठीक है, अमीर जो 1000 या उससे नीचे जो रखते थे उनके लिए है। ठीक है, तो चलो जितने लोगों ने यहां पर क्या गुरु अर्जन देव होगा, यहां पर अर्जुन नहीं होगा, गुरु अर्जन देव होगा। ठीक है, गुरु अर्जन देव ने जो है इसका किया था। अगर आप सही से देखेंगे तो 5वां इन्होंने लिखा था और कहीं कहीं आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ एक माना जाता है, कहीं कहीं जो है इसे अलग अलग भी जानते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत है, कहीं कहीं इसे आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ कहते हैं तो कहीं कहीं जो है इसे अलग अलग भी जाना जाता है। आदि ग्रंथ जहां गुरु अर्जन देव के नाम जाना जाता है वहीं जो है क्या नाम है आपका जो गुरु ग्रंथ है गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उनके द्वारा जो है संकलित माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है जो इनसे पहले यानी गुरु गोविंद सिंह जी से पहले जो थे उनके कई चीजों को इसी क्या नाम है आदि ग्रंथ में जगह दी थी और बाद में इसे क्या गुरु ग्रंथ नाम दिया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसे सामान्यता एक कह देते हैं बात अलग है, लेकिन अगर आप डिटेल में जानेंगे तो दोनों में थोड़ा अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधार शैली की मूर्तिकला बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बताया भैया धर्म चक्र, जी भैया इसे टीचिंग पोस्चर भी आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ में दिया गया था, अगर मैं हाँ सारनाथ में ही दिया गया। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर राजवंश दिया है, यहाँ राजधानी दिया है, इसे सुमेलित करना है। बताओ ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताइए कौन सा यहां पर होगा, इसका जवाब दीजिए। चलिए भैया जवाब दीजिए फटाफट। सुंग सातवाहन कदम चंदेल महोबा वनवासी पैठन। हाँ, तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए भैया सुंग की अगर आप राजधानी पूछेंगे तो 2 थी अलग अलग समय में, एक तो आपका क्या था पाटलिपुत्र था, एक आपका क्या था विदिशा था। तो यहां पर सुंग का पाटलिपुत्र हो गया। ए का 4 कहां का दिया? ए और बी में दिया, यानी कि सी और डी आपका कैंसिल हो गया। चलो चंदेल का आपका क्या था? चंदेल आपको पता है चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए चंदेल राजवंश की स्थापना आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर किसने की थी, आप लोग का जवाब देना है। चंद्र बर्मन ने जो है प्रतिहारों को पराजित करके किया था। ठीक है, चंद्र बर्मन ने प्रतिहारों को पराजित करके जो है इसकी स्थापना की थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए। अब बताओ डी का 1 कहां का दिया है? ए और बी में दिया। अब बताओ इसका क्या होगा? अब देखो कदम्ब का क्या था? कदम्ब का बहुत आसान है, कदम्ब आपका जो है कर्नाटक में स्थित है और इसकी राजधानी का जो वनवासी। तो कदम्ब का क्या हो जाएगा? वनवासी। तो यहाँ पर सी का क्या 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहां दिया है? ए में दिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, यानी कि क्या 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान की नदी के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, एनसीईआरटी पढ़े होगे, स्टार्टिंग में होगा, कोई भी पूर्वालोकन पढ़े होगे, घटना चक्र पढ़े होगे, जीके में कोई भी किताब उठा लोगे यार, सब में मिल जाएगा क्या है
कोभा और क्रोम। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पूछ रहा है, बताओ इसके सही जवाब क्या है। यहां पर 4 कथन दिए गए, चारों कथन में से बताओ कौन सा कथन सही है। आराम से पढ़ो, जवाब दो, मजे में दो, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या लग रहा है आप लोग को हो सकता है। क्लास अगर अच्छी लग रही है दोस्तों अब लाइक कर देना, और ऐसे ही क्लासेज आपको रोज देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर दो। तो यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने सही जवाब यहां पर क्या दिया है, सी, केवल 1 2 जवाब, 1 मिनट, 1 2 3 4, चारों एक सही है। ठीक है, बी नहीं होगा, सी हमें यहां समझा चारों सही है। बिल्कुल भैया, देखिए जब ये व्यवस्था लागू की गई थी तो इसे अगर पूछा जाए कहां कहां लागू किया गया था, तो आपके बंबई में, मद्रास में और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले कहां पर किया गया था भैया, मद्रास में। मद्रास में अगर पूछा किस साल में किया गया था, तो मद्रास में दोस्तों इसे देखा जाए तो 1820 में किया गया था। कब, 1820 में किया गया था। उसके बाद जो इसे मुंबई में, फिर इसको जो है असम में लागू किया गया था। और इसमें जी इसमें किसानों को सीधा अधिकार दे दिया जाता था, क्योंकि देखो वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लाई गई थी उसका प्रमुख कारण यह था कि अगर आप पठाए, तो आप जब जहां लागू किया था मद्रास और ये सब प्रेसिडेंसी में जाएंगे, तो वहां पर क्या था, वहां पर किसान बहुत बड़ी भूमि के मालिक नहीं होते थे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता था, एक तो ये दिक्कत थी, दूसरा उत्तर भारत में देखा गया कि बीच में जमींदारों के होने से किसानों में एक थोड़ा खिलाफत आ जाती थी सरकार को लेके। लेकिन जब यहाँ पर किसान खुद की जमीन का मालिक होता था और डायरेक्ट जो है सरकार को पैसा देता था यानी अंग्रेजों को, तो उसमें एक क्या स्वाभिमान बना रहता था, इससे वो जो है गुस्सा नहीं होता। देखिए आपके स्वाभिमान के साथ कोई खेलता है तो आपको गुस्सा तुरंत आता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी सही है जी भाई, सरकार की रैयत को पट्टे देती थी। जी भैया, वो बिल्कुल कथन है, वही मैंने आपको बता दिया कि सरकार जो है क्या करती थी, आपको मालिकाना हक दे देती थी, अधिकार उसका होता था लेकिन आपको मालिकाना हक दे देता था। ठीक है, वो उसे पट्टे पर देती थी, किराए भी लेती थी। और जी भैया यहाँ पर पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। देखो इसमें क्या था, दरें नियत नहीं थी, अगर आप पूछा जाए दरें नियत नहीं थी, यहाँ पर उसका क्या सर्वेक्षण किया जाता था, फिर उसके बाद क्या निर्धारण होता। और इसमें क्षेत्रफल के आधार पर, जी भैया यहाँ पर एक चीज जानना, क्षेत्रफल के आधार पर जो है यहाँ पर मूल्य निर्धारण होता था। एक चीज ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों कथन आपके सही है। और बंबई में जो है 1825 में, कब, 1820 में वहां पर और 1825 में बंबई में किया गया था। और सबसे पहले अगर आप पूछोगे तो सबसे पहले आपके 1792 में आपके जो है कर्नल रीड द्वारा 12 महल क्षेत्र में जो है, जो आप देख सकते हैं वहां पर जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉमस मुनरो को जाता है इसका श्रेय, टॉमस मुनरो को। ठीक है, ये नाम भी याद रखना, टॉमस मुनरो, वरना बहुत लोग ये भी कई बार पूछा गया कि किसने जो है किया है। देखो दोस्तों यहां पर जितना जो प्रश्न, देखिए ये सब व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैं इनमें समय देता हूं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है। कौन सा सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। मुंडा, बिसरा, संथाल या अहोम या फिर नायक ताना भगत। चलो जवाब दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। और आपको पता है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी उसमें पता है 51% भूमि जो पूरे एरिया की थी लगभग उसके अंतर्गत कवर कर दी गई थी। काफी मतलब वो व्यवस्था भी काफी सफल रही थी आपके जो है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, नायक। जी भैया नायक यहाँ पर गलत है, गलत सुमेलित है। जो आपका ताना भगत देख रहे हैं भैया, इनसे संबंधित जो है क्या था, यह जात्रा भैया, जात्रा जगह थी जो आपके झारखंड में पड़ता है। वहां पर ये भी जो है एक हिसाब से आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए जवाब, इसका आसान से जवाब होगा, इसमें तो मुझे फॉरवर्ड करना ही नहीं है। जी भैया त्रिपुरी, त्रिपुरी क्या, जबलपुर, जबलपुर क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसी बात पता ना, इसी में फिर इस्तीफा दे दिए थे इनकार। गांधी जी से क्या हुआ था, कुछ जो है तकरार हो गया था कि गांधी जी के जो खड़े थे उनको इन्होंने हरा दिया था, लेकिन गांधी जी उन्हें चाहते थे। ऐसी तमाम घटनाएं उसी दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सीधा सा जवाब होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग फटाक से जवाब बोलेंगे, अगर आपका सही हुआ सही, गलत हुआ गलत। जी भाई जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया उस सही कर लो। देखो यार एनीमोमीटर आपका क्या आर्द्रता नापता है,
सिस्मोग्राफ आपका क्या भूकंप नापता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बच रहा है, सी आपका जो यहाँ पर 3 हो जाएगा और डी का आपका क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक, माफ करिएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो गया, डी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, अच्छा ये वायु वेग नापता है, और बी का 2 हो गया, ठीक है। देखो मैं खुद बता के मैंने खुद ही गलत कर दिया था, ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका सही है, मैंने बताने में यहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही कर दी, जिसका नतीजा रहा कि आप समझने में ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया। जी भैया, मायोपिया जो जिसे क्या निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्या अंग्रेजी में कहते हैं नियर साइटेडनेस। आपको नजदीक की वस्तु समझ अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती है, ये कौन सा रोग है, मायोपिया, ठीक है। अब कह रहा है इसे अगर सही करना तो किस लेंस का आप प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो कहते हैं कॉनकेव, हिंदी में उसी को क्या कहा जाता है भैया, अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि तरंगे बताइए क्या होता है। ध्वनि तरंगे बताइए निर्वात में चल सकती हैं, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या डी दिया है वो सही किया। देखिए आप समझिए, ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, और ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। जी भैया आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है। ये एयर वाटर या एयर वाटर जैसे में भी ये चल सकते हैं, ठीक है। एयर वाटर में भी जो है ये चल सकते, एक चीज जाने रहना, ठीक है, समझ गए। और ना ये मत सोचना कि जो है नहीं चल सकते, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जस्ता, प्लेटिनम, निकल, लो। देखिए इसमें बेसिकली क्या है, क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को समझिए, मैं फिर आपको फटाक से जवाब बता दूंगा। चलो जवाब दीजिए क्या होगा। इसका कहने का मतलब है वेजिटेबल ऑयल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति तेल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजनीकरण, यानी क्या, इसमें जब हाइड्रोजन गैस को आप जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, तो कहता है कि इससे दरअसल हमें जो वेजिटेबल ऑयल मिलता है वो क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड, यानी क्या सॉलिड स्टेट में मिलता है। जब यहां पर होता है तो क्या लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण करके हम उसे क्या कठोर बनाते हैं, तो इसके लिए हम किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भैया निकिल का प्रयोग करते हैं। जी भैया निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ये लिक्विड से फिर क्या यहाँ पर सॉलिड स्टेट में आ जाता है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है। क्लियर, समझ गए। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, यहां पर अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड से ये जो है यहाँ पर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर सैचुरेटेड स्टेट में आता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है सॉलिड हो जाता है। इसमें कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है बताइए। कभी कभी क्वेश्चन से बता देने से ना वो चीज यहां से कभी हटती नहीं, एक फायदा होता है। तो चलो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सही जवाब दिया है, जी भैया ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको जो है आपके कई इलाकों में, जी भैया आपके भारत के महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आपके बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में भी जो है इसे उगाया जाता है। इसका उपयोग जो है हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए ये बहुत अच्छी फसल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सनई नाम है, जल के अधिकतम मात्रा से पौधों को आवश्यकता होती है और शोषण के माध्यम से। चलो बताओ, जो एक्सेस वाटर होता है, जो अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं। चलिए बताइए भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है। जी भैया जितने लोगों ने यहां पर देखो क्या जवाब दिया है, जड़ों के बालों से। आपको पता है कि जो जल ग्रहण करते हैं पौधे वो जड़ों से करते हैं, ठीक है। जड़ों से कौन सी, वहां पर क्या कहते हैं, उससे करते हैं ऑस्मोसिस, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस पद्धति, ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो क्या करते हैं, उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो यहां पर क्या, जड़ों के बालों से इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। चलो बताओ, अगला प्रश्न है यहां पर आप लोगों के लिए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। नियासिन, थायमिन, विटामिन डी, विटामिन के, बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
नियासिन से पेलेग्रा रोग, थायमिन से बेरी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग, या विटामिन के से बंध्यापन। तो देखिए भैया यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गलत है, बंध्यापन जिसे क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी जी भैया, यानी कि जो आपके अंदर क्या कहते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है, यानी कि जो आप में प्रजनन की क्षमता होती है उसको खत्म कर देना। तो ये भैया विटामिन के से नहीं, विटामिन ई से होता है, ठीक है, विटामिन ई से होता है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, चलो जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा? इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, स्टर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, दोनों होता है। तो चलिए भैया कौन सा 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल में अपेक्षाकृत घुलनशील होता है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, यूरिया। जी भैया डायरेक्ट जान लो, यूरिया जो होता है वो अधिक घुलनशील होता है। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है विचार करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 कथन दिए, कौन सा कथन सही आपको बताना, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए भैया, बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है पढ़ लिए। देखो भैया पॉलीमर नियोप्रीन सिंथेटिक संश्लेषित रबर है, ओके, और उसके बाद क्या बता रहा है, पॉलीथीन बहुलक प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रोपीन है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया है, 1 2 3 जी भैया यहाँ पर चौथा गलत है, ये पॉलीस्पिरोरीन होती है, क्या होती है, पॉलीसोप्रीन, POLYSPRENE, ठीक है, पॉलीस्प्रीन होती हैं, जो आपका क्या होता है, ये दरअसल जो आपका प्राकृतिक रबर जो होता है व्हाइट कलर का प्रोडक्ट निकलता है पेड़ों से, इसे लेटेक्स कहते हैं, और उसी से क्या है ये जो है निर्माण होता है। ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने बताइए यहाँ पर क्या होगा, पॉलीसोप्रीन, पॉलीसोप्रीन मैंने गलत लिखा था इसीलिए मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो यार पता है ये केमिस्ट्री का जो थोड़ा चीज होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा खराब लग जाता चलिए बहुत आसान सा प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। देखिए भैया अगर पूछ रहा है पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में कितना अंतर था, तो चलो आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों का टोटल कितना था, 80.9%, कितना 80.9%, वहीं आपका महिलाओं का कितना था, महिलाओं का कम था भैया 64.63%, 63%। अब दोनों का करोगे तो कितना, दोनों का करोगे तो करीब यहाँ पर 7 और उसके बाद 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पर जाएगा कितना 6, तो 16.27 या 3 वही 16.30 के आसपास आपका है। ठीक है यहाँ पर इसका सही जवाब क्या ए हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी थी भैया, तो 72.98% थी, कितनी 72.98% थी। 2011 की बात हो रही है, उसके बाद से पता नहीं सरकार क्या होगा ही नहीं रही है। यहाँ पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 से की अवधि में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, दशकीय वृद्धि दर की बात करें, चलो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या 17.64 जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जी भैया सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, बिहार, 1102 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, क्योंकि जनघनत्व तो ऐसे नापा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 1951 से भारत ने पूर्व अनुभव किया और जनसंख्या के इतिहास में 1951 को जनसांख्यिकीय विभाजक कहा जाता है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है, आसान सा प्रश्न बताइए, आसान सा प्रश्न जवाब दीजिए, पूरा पढ़ो जवाब दो, क्या है पूरा पढ़ो और जवाब दो। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, सी, ए सही है किंतु आर गलत है। जी भैया 1951 को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये जो है विभाजक इसे नहीं कहते, ठीक है, विभाजक ये नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2000 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ थी? जी भैया सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपको कहाँ देखने को मिली थी, वहां पर तो माइनस में चला गया था, कितना था, -0.58,
-0.58 था आपका, कौन सा भैया, नागालैंड का था, ठीक है। उसके बाद कहीं देखा गया था तो आपको जो है केरला में देखा गया था, जहां 4.91 वृद्धि दर दर्ज की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्न में से फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो है क्या उपयुक्त है, चलो बताओ, सर्वाधिक उपयुक्त है, जवाब दीजिए। धान, मक्का, गेहूं, मक्का, ये बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भाई, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब धान, मक्का, गेहूं जवाब दिया, सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताइए क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, जवाब दीजिए। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से आप पूछ रहा, जवाब दीजिए क्या होगा। देखो अगर मैं बताऊं सबसे कम आपका कहीं पर है तो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर जिसे हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध नगर जीबीएन, यहाँ पर बहुत ही कम, कितना 1200 कुछ है, मुझे ज्यादा याद है 1282 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका। अब देखो सबसे अंतिम में गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, यहीं पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि एक मिनट यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखना, उल्टा लिखना था, तो सबसे कम यानी क्या, गौतम बुद्ध नगर पहले होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा जवाब सी होगा, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा जानते हैं। अब देखो उसके बाद सबसे बड़ा तो हमारा सोनभद्र होगा, इसमें कोई भी इफ और बट नहीं था। सोनभद्र आपका करीब 6905 किलोमीटर आपका जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया रखता है। वहीं बाराबंकी भी आपका जो है, बाराबंकी और मिर्जापुर में ज्यादा आप क्षेत्रफल का अंतर नहीं पाएंगे, ठीक है। जहां आपका बाराबंकी है 4402, वहीं आपका जो है मिर्जापुर है 4405। जी भैया 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर, 4402 और 4405, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया था, चलिए बताइए। और जो आपका मेरठ का स्तंभ लेख था, इसमें आपके अशोक के सातों जो है चीजों का उल्लेख वहां पर मिलता है, उसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय जो है किस स्थान पर स्थित है, जवाब दीजिए। तो भैया सिडबी का जो आपका मुख्यालय है वो कहां पर है। सिडबी का आपको फुल फॉर्म यहाँ पता लग गया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, लखनऊ। जी भैया लखनऊ, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर लें। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, देखो बहुत बार पूछा गया था, 2 अप्रैल 1990, 1990 में इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी नगर का मेयर क्या होता है, बताइए। भारत नगर का प्रथम नागरिक होता है, प्रदेश सदस्य। चलिए यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न, बताइए। यूपी संबंधित अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। आरओ एग्जाम में अगर आपने लगता है नहीं आते तो एक बार आपको आरओ एग्जाम देखना चाहिए बैठ के तसल्ली से, फिर आप कहेंगे हाँ सही कह रहे हैं। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भाई देखो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बी। देखो यहाँ पर संपूर्ण नियंत्रण उसके पास नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी तो मैं एग्जांपल, जो बजट होता है ना, वो जो सचिव होता है स्तर का, आयुक्त, वो तैयार करता है। बाकी चीजें उसके पास प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और आपको पढ़ोगे नगर के मेयर में 3 तरह से सभासद चुने जाते हैं। उसके बाद जो है उन 2 वर्ष से पहले आप इसके खिलाफ क्या है, आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू कब की गई थी, चलिए बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया देखो इसका सही जवाब होगा क्या आपका, बी 2017 में। इसके अंतर्गत क्या था ना, कि इसके अंतर्गत यह था कि लोगों को क्या नाम है, एंटरप्रेन्योर बनाना, ठीक है, मतलब उद्यमी बनाने के लिए योजना लाई गई थी। इसमें जो है जैसे कैटेगरी वाइज जो है आपको लोन दिया जाता, जैसे जनरल कैटेगरी को 4% की दर से लोन दिया जाता, उसमें तमाम तरह की अहर्ताएं थी जिसे आप पूरा करते, उसके बाद जो है आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। चलो, और इसमें एक चीज था कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को ही इसमें जो है ये जो है लोन मिल पाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती हैं, बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते इंपॉर्टेंट है। देखो जनजातियां, त्योहार, पर्व यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से 2-3 प्रश्न आ जाते हैं हर साल। तो सहारिया इसका सही जवाब है। अगर हम सार्वजनिक सीमित कंपनी स्वामित्व भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, चलो जवाब दीजिए। तो
तो यहां पर जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कोचीन। जी भैया, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहां पर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, भारत में जो है करीब 6 ऐसे विमानपत्तन है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। कितने? 6 विमानपत्तन ऐसे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, 2 ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। बाकी प्राइवेट के मामले में से आप ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सब प्राइवेट ही है, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट के मामले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। मूरी, अलवाय, धर्मापुरी या कोयाली। बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी धर्मापुरी, यहाँ पर ओडिशा जवाब दिया है, वो सही कह ले। धर्मापुरी आपका भैया तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। ये सब उसके बढ़िया एक टाउन के नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, यहां पर आपको 4 कथन दिया गया है, कौन सा सही आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए यहां पर क्या होगा, ठीक है। एक बार फटाफट 5 मिनट में क्लास खत्म करें, जल्दी पढ़ना यहाँ पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया चारों के चारों यहाँ पर सही हैं, चारों के चारों यहाँ पर सही हैं, कुछ भी इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भैया भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न, मतलब आसान सा प्रश्न है, बहुत लोगों को नहीं पता तो जान लो। इस तरह इसमें नहीं पूछता, बाकी आपको पता है कि कोयले की कितनी प्रकार होते हैं, कौन सा कोयला अच्छा होता है, वो एक अलग प्रश्न है। इसने पूछ रहा है किससे संबंधित है, इसका सही जवाब क्या है भैया आपका, गोंडवाना तंत्र से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए इसका क्या होगा। यहाँ पर 45 प्रश्न का पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने कंसावती जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया, जो आपका कंसावती है ये आपके कौन से, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कंसावती आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाली मेला जो है आपके बाली बेला नदी पर है। सलांदी नदी, तलचर नदी पे है। और ये जो है आपके जो गोदावरी नदी है उसकी की क्या है, बाली मेला नदी जो है, बाली बेला नदी में क्या नाम उसका, सिलेरू नदी है, सिलेरू, ठीक है। सिलेरू नदी जो है उसकी क्या नाम है, गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदी है सिलेरू, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। बाकी ये जो है तीनों आपकी उससे क्या नाम है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा देश अरल सागर से निकट किनारे। चलो बताओ, मतलब अरल सागर जो आप देख रहे हो उसी पर है। तो देखोगे अरल सागर इन दोनों देशों पे बाउंड्रीज पे स्थित है। एक देश के उत्तर पर है तो दूसरे देश के दक्षिण पर स्थित है। आप मैप में मैं देश बता रहा हूं, देख लीजिएगा। जी भैया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होता है। संघनन कारण, विकिरण कारण, आपतन कारण या चालन के कारण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, जी विकिरण के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है। देखो जब बादल साफ होता है तो जो पृथ्वी से जो ऊष्मा उतरती है वो बाहर चली जाती है, लेकिन जब बादल साफ नहीं होता तो ऊपर जाकर के फिर पृथ्वी पर आती है, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर गर्म बना रहता है, ठीक है, इसलिए ठंडी कम लगती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर जो है बृहत वृत्त नहीं है। आपको बृहत वृत्त पर एक चीज पता होना चाहिए, देखिए समझिएगा। बृहत वृत्त वो रेखा होती है जो 2 समान परिधियों वाले गोलार्ध में विभाजित करता है। मतलब ये गोला ले लो, ठीक है, ये क्या करती है, इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, यही आपके जो बृहत वृत्त हो जाती है, ठीक है। ये यही रेखा जो है बृहत वृत्त हो जाती है। अब आप देखिएगा, जितनी भी आपकी विषुवत रेखा आपकी क्या होती है, बृहत वृत्त बनाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है वो आपका क्या है, बृहत वृत्त बनाती है, लेकिन जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो बृहत वृत्त नहीं बनाती, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, ठीक है। सभी देशांतरों के अतिरिक्त आपका जो ये क्या नाम विषुवत रेखा होता है ये बनाता है, बाकी आपकी अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, बताइए। रचनात्मक, भ्रंश मेखला, मोड़दार या विनाशनात्मक प्लेट के किनारों पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बस भैया इसके बाद आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट। डिस्ट्रक्टिव प्लेट में क्या होता है, दरअसल एक आपका ओशियन प्लेट और एक आपका क्या नाम है, क्रस्ट प्लेट, ये दोनों जब आकर के टकराते हैं, ठीक है,
तो वहीं पर जो है आपका विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव प्लेट बनता है और वहीं पर आपको ज्वालामुखी की ज्यादातर घटनाएं, जैसे प्रशांत महासागर आप देखिए, वहां पर आपको काफी ज्यादा क्यों देखेंगे, क्योंकि वहां पर आपका एक जो है क्या नाम है ओशियन प्लेट चल ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो अर्थ का देखेंगे, अर्थ के साथ साथ क्या कहते हैं उसे, भूमि का जो होता है, ओशियन माने समुद्र का, और पृथ्वी जो पृथ्वी भूमि का प्लेट जब आके मिलते हैं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहां पर आप देखेंगे ना, जब डिटेल आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां कहीं ना कहीं ऐसे दरार आ रही है और पृथ्वी में हमेशा प्लेट गतिमान है, ये आप जान लीजिएगा, एक मैंने रिसर्च में भी पढ़ा है। तो चलो आज का आखिरी प्रश्न और क्लास समाप्त करते हैं। बताइए, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? आपको पता है डेल्टा 4-5 तरीके के होते हैं, तो इसमें से पूछ रहा पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है। होआंग हो को ही क्या येलो रिवर कहते हैं, ये कहाँ होता है भैया, येलो रिवर इसे कहते हैं होआंग हो, ये आपके चाइना में है। नील नदी आपको पता है ये अमेरिका में, ये 11 देशों को से जुड़ती है। डेन्यूब नदी आपको पता है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो क्या यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। मिसिसिपी आपको पता है कौन सी, आपकी अमेरिका में है, और ये कहां आपका क्या नाम है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के क्या ये अपना जल छोड़ती है। और ये आपका शायद डेन्यूब नदी, जहां तक मुझे याद है डेन्यूब नदी का जहां तक मैंने देखा था ये ब्लैक सी में जाती, ठीक है, वही मुझे याद नहीं आता, ब्लैक सी में जाती है डेन्यूब नदी, ठीक है, ये भी मुझे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, मिसिसिपी, ठीक है भैया, मिसिसिपी इसका सही जवाब है। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अन्य क्लासेस सब्जेक्ट वाइज मिल ही रहा है, मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेज में आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना, क्योंकि उससे 8-8 10-10 प्रश्न आते हैं, तो उसे हम लोग किसी भी तरीके से छोड़ दे तो ये बेवकूफी हम लोग को नहीं करना। करंट अफेयर्स के लिए संडे स्पेशल क्लासेस आप लोग को देखने मिलेंगी। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे। और फिर एक बार लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करके पूछो कितना सही कर पाए। ओके बाय बाय।